यूट्यूब चैनल क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। जी हाँ मेरे नौजवान साथियों, सब बढ़िया शानदार चीजें बिल्कुल वेल सेटल्ड है, सब कुछ समझ में आ रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आप लोगों के बीच। जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज रहने वाली है उसके बारे में हम चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। राजस्थान सेवा नियम, आप भी अपनी भर्ती में सिलेक्शन लेंगे और उस सिलेक्शन के साथ ही आप भी चीजों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। स्वागत है, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं क्लास 24 आप लोग राजस्थान पर। राजस्थान सेवा नियम की आज तीसरी क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं परिभाषाएं हैं, और परिभाषाएं हैं नियम नंबर 7 में। कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार देख चुके थे, उन क्वेश्चंस की भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। सभी साथी सेशन को एक बार फटाफट तरीके से लाइक शेयर कर दें। स्वागत है सभी का। हेमराज, हर्षा, बिल्कुल हाँ आ जाओ भाई, तो जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट तरीके से बिना किसी विलंब के, और चीजों को चलो जोड़ते हैं। क्लियर है? चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करने से पहले कुछ थोड़ा सा आपके दिमाग को आंक लिया जाए, देख लिया जाए आप जिंदा तो हैं। इसी चीजों को आकलन को करने के लिए चलिए फटाफट से आ जाइए। पहला क्वेश्चन कल आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल भैया पैड वाला सीन करूंगा मैं आपके साथ। बिल्कुल भी आपके लिए पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार की कोई शक शंका नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ाई के मामले में किसी तरीके से बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? हाँ जी हाँ। जो राजपत्रित अधिकारी है उसके पद का विवरण कौन से नियम में बताया गया है? कौन से नियम में उसके पद के विवरण की बात की गई थी? कल पढ़ा था हमने, बताइए। हाँ, कौन से पद में? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। नमस्कार नमस्कार, सेशन को लाइक शेयर कर दें। और पहले क्वेश्चन का कल का रिवीजन करवा रहा हूं, 3 क्वेश्चन, ताकि आप कनेक्टिविटी जोड़ सकें, चीजों से जुड़ सकें। जल्दी से बताइए राजपत्रित अधिकारी के पद का विवरण, और उस नियम की कौन सी धारा में राजपत्रित अधिकारी की बात की गई है? किस धारा में राजपत्रित अधिकारी की बात की गई है? जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, देखिए अगर हम यहां पर बात करें तो नियम नंबर 7, फिर 10 और फिर ए ऐसा लिखा हुआ था। फिर अपील, वर्गीकरण, वर्गीकरण नियंत्रण अपील अधिनियम, कौन सा? वर्गीकरण नियंत्रण अपील अधिनियम 1958 की धारा 1, यहां से यह चीज जुड़ी थी, ठीक है? तो 7, 10 ए, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। दूसरी चीज बताओ मुझे, सार्वजनिक अवकाश किसकी जिम्मेदारी है? सार्वजनिक अवकाश किसकी जिम्मेदारी है? जल्दी से बताइए, सार्वजनिक अवकाश जो है वह किसकी जिम्मेदारी है? सार्वजनिक अवकाश, सार्वजनिक अवकाश कौन लागू कर सकता है? क्या आप अकाउंटेंट बनेंगे, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट बनेंगे, तहसीलदार कर सकता है क्या? बिल्कुल सार्वजनिक अवकाश की यहां पर बात चली है, तो जल्दी से बताइए। 7 की सबधारा 12, और यहां पर मामला होगा सरकार, सरकार केंद्र सरकार हो चाहे सरकार राज्य सरकार हो, ठीक है? दोनों में से किसी के भी द्वारा यहां पर मामला सेट किया जा सकता है। हाँ, कौन से परिशिष्ट में विभाग अध्यक्ष की बात की गई है? कौन से परिशिष्ट में विभाग के अध्यक्ष की बात की गई है? जल्दी से बताओ, कौन से परिशिष्ट में विभाग के अध्यक्ष की बात की गई है? देखो विभागाध्यक्ष की बात करें तो नियम नंबर 7 का 11, ठीक है? परिशिष्ट कौन सा है? परिशिष्ट 14 में यह बात की गई है, परिशिष्ट 14 में आपकी यह बात की गई है, ठीक है? परिशिष्ट 14 में यहां पर बात की गई है किसकी? विभाग के अध्यक्ष की परिशिष्ट 14 में चर्चा की गई है। ये कुछ 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको जोड़ने वाले होंगे। चलते हैं अब आज के सेशन पर और बढ़ते हैं, चीजों को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे नौजवान साथियों, बहुत बढ़िया। अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, नोट्स बनाते रहिए, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जा रही है डेली की डेली, ठीक है? चलिए आज का क्या सिनेरियो सेट होता है उसकी भी चर्चा करते हैं। चलिए नियम नंबर 7, 15 यानी कि अवकाश, किसकी बात की गई है दोस्तों? यहां पर अवकाश की बात की गई है। समझिए अवकाश से क्या संबंध है, अवकाश से क्या संबंध है उसके बारे में भी समझने की कोशिश कीजिएगा। अवकाश से हमें क्या संबंध देखने को मिलता है उसी की भी बात हम यहां पर करने वाले हैं। कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिए गए अवकाश। अब आप ऐसे कहेंगे गुरुजी खाता क्या आप अकाउंट की बात कर रहे हो? खाता क्या आप अकाउंट की बात कर रहे हो? हमारे खाते में तो पैसे रहते हैं, छुट्टियां कहां रहेगी? अरे टिंगरों, कर्मचारी द्वारा, माना कि आप नौकरी लग रहे हैं और आपके पास 10 CL है, 15 PL है, फिर EL है, ठीक है? तो ये आपका अकाउंट है, ये आपका
क्या है, अकाउंट है, आपका खाता है जिसमें कितनी सैलरी नहीं, कितनी छुट्टियां आपने सेव कर रखी हैं, उसी से ही आप क्या ले सकते हैं, अवकाश ले सकते हैं। तो कर्मचारी द्वारा अपने खाते से लिया गया अवकाश अवकाश की श्रेणी में आता है। अवकाश नहीं, जैसे कि सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया साहब, देवनारायण जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, तो क्या कर्मचारी के जो छुट्टियां हैं वहां से काटी जाएगी? नहीं, वो सरकार द्वारा दिया गया अवकाश है। यहां नियम में जो अवकाश की बात चल रही है, आप अपने लेवल पर कोई छुट्टी लेते हैं, CL PL EL जो भी लेते हैं, वो आपके लिए अवकाश का काम करेगी, वह आपके लिए काहे का काम करेगी, वह आपके लिए अवकाश का काम करेगी। नियम नंबर 7-16, अवकाश तो ले लिया, अवकाश का वेतन, अवकाश के लिए भी क्या हमें किसी प्रकार की सैलरी मिलने वाली है? कर्मचारी द्वारा जिस प्रवृत्ति का अवकाश लिया जाता है उसी के अनुरूप उसे वेतन दे होगा, नियम नंबर 97। यानी कि मान लीजिए आप कोई ऐसा अवकाश लेते हैं जो अर्ध वेतन अवकाश है, तो वहां पर आपको आधा वेतन मिलेगा। आप CL लेते हैं, तो यानी कि कैजुअलिटी लीव जब आप ले रहे हैं, तो यानी आपको सरकार ने CL प्रोवाइड करवा रखी है, महीने की 2 या महीने की 1, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, अपडेट डाटा को लेकर आएंगे, लेखा नियम में उनकी बात करेंगे। तो आपका जिस प्रकार का अवकाश है उस प्रकार से आपको क्या मिलेगी भाई साहब? गुड मॉर्निंग हेमलता, गुड मॉर्निंग हेमराज, प्रियंका। तो क्या होगा यहां पर, आपके जो अवकाश की प्रवृत्ति है उसी के आधार पर आपका वेतन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आपको वेतन दे दिया जाएगा। ठीक है। नियम नंबर 7 की उपधारा 17, नियम नंबर 7 का उपनियम, पदाधिकार, स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्त होने पर कर्मचारी का उस पद पर पदाधिकार होता है। बिल्कुल क्या होता है? उस पद पर पदाधिकार होता है। यानी कि मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट बनकर, आप TRA बनकर आपकी पोस्टिंग मान लो जयपुर में किसी जगह, जैसे सांगानेर है, सांगानेर तहसील में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। क्लियर है? वहां पर जब आप जाकर उसको कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, आजकल आप फोटो डालते हैं ना, कहीं जो नई ज्वाइनिंग करने जाते हैं वो साथ में फोटो डालते हैं कि साहब मैंने ज्वाइन कर लिया। आपने कर्मचारी की जो उपस्थिति का जो रजिस्टर है उसमें जाकर आपने साइन कर दिया अपने नाम के आगे, दिनांक के सामने, तो उस दिन से ही आपका उस पद पर पदाधिकार हो गया जिस पद पर आपने ज्वाइन किया है और जिस जगह आपने ज्वाइन किया है। क्लियर है? तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? वहीं पर आपका पदाधिकार हो जाएगा। हमने चर्चा प्रारंभ की है 7 नियम नंबर 7 सब 15 में। हाँ, बिल्कुल चांस है भाई, एनएम क्लासेस, बिल्कुल चांस है, बिल्कुल चांस है। ठीक है। तो 7-15 यानी अवकाश, अवकाश किसी भी कर्मचारी के खाते से लिया जाएगा, वही अवकाश कहलाएगा। अवकाश का वेतन वो जिस प्रकार की प्रवृत्ति का क्या लेता है, अवकाश लेता है, उसे उसी प्रकार की प्रवृत्ति का वेतन दिया जाएगा। पदाधिकार, जिस दिन व्यक्ति अपने उपस्थिति रजिस्टर में जहां पर उसको ज्वाइनिंग करना होता है वहां जाकर वो साइन कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, उसी दिन से उसका पदाधिकार माना जाएगा। नियम नंबर 7-17 हमें यह जानकारी देता है। अब देखो साहब, नियम नंबर 7-18 क्या कहता है? स्थानीय निधि। स्थानीय निधि से अगर वेतन दिया जाता है तो वह वैदेशिक सेवा कहलाती है। यही भी तो हमने पढ़ा था ना, वह भी तो हमने क्या पढ़ा है? वह क्या कहलाती है? वैदेशिक सेवा कहलाती है। क्लियर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268(2) के तहत निर्धारित होने वाली निधि स्थानीय निधि कहलाती है। आपसे सिंपल सा और एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। वह बेसिक क्वेश्चन यह हो सकता है, स्थानीय निधि का संबंध, स्थानीय निधि का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? अब आप इसको ये मत जानिएगा, ऐसे मत करिएगा गुरुजी पार्ट बी में राजस्थान सेवा नियम में संविधान का प्रश्न पूछ लिया गया है। नहीं, संविधान का नहीं पूछा गया है, स्थानीय निधि आपके सिलेबस का भाग है राजस्थान सेवा नियम में। गुड मॉर्निंग। तो यहां पर मामला है 268A। और आपको पता है, मान लीजिए कोई ऐसा कर्मचारी है, मैंने पहले भी बताया था आपको, वापस रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि स्थानीय निधि की बात आई है। कोई ऐसा स्टेट का कर्मचारी है जिसे स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरी स्टेट में पोस्टिंग पर भेज देती है, या केंद्र सरकार के अंतर्गत दिल्ली में किसी पोस्टिंग पर भेज देती है अपने को रिप्रेजेंट करने के लिए राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और मान लो उसका पैसा सरकार स्थानीय निधि से दे रही है, तो वो सेवाएं भी वैदेशिक सेवा कहलाएगी।
संचित निधि से पेमेंट ना होकर स्थायी निधि से होगा तो वह वैदेशिक सेवा का हिस्सा माना जाएगा। किसका हिस्सा माना जाएगा? वैदेशिक सेवा का हिस्सा माना जाएगा। दिमाग में आप डाल लीजिएगा। अभी हड़ताल पर हैं ये, अभी हड़ताल पर थे ना मंत्रालयिक कर्मचारी, अभी हड़ताल पर थे मंत्रालयिक कर्मचारी। चर्चा का विषय है परिशिष्ट 12 के तहत आने वाले कर्मचारी मंत्रालयिक कर्मचारी है, जैसे कि लिपिक श्रेणी, ठीक है, जो लिपिक एलडीसी यूडीसी टाइप का जो है ना, वो यहां पर याद रखिएगा। तो परिशिष्ट 12 के तहत अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपके दिमाग में आया होगा, परिशिष्ट 14, ठीक है, परिशिष्ट 14 में किसकी बात की गई है? विभागाध्यक्ष की बात की गई है। किसकी बात की गई है? विभागाध्यक्ष की बात की गई है। और परिशिष्ट 12 में किसकी बात की गई है? परिशिष्ट 12 में बात की गई है मंत्रालयिक कर्मचारी की। इनकी हड़ताल की वजह से कहा ना, अभी कई न्यूज़पेपर वालों ने भी छापा था कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, जिससे सीईटी के परिणाम में भी देरी हुई, रीट के परिणाम में भी देरी हुई। ये सब चीजें आपको यहां पार्ट भी पूरा होगा, पूरा होगा अमृत अंजना, बिल्कुल पार्ट भी कंप्लीट। नियम नंबर 7(20) हमें कहता है माह, मंथ की बात करता है। माह से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से है। कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से, माह का मतलब क्या है? कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से है, ठीक है। चलिए, अरे ये जो पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है, उसी को किताब के रूप में अपना लो, ठीक है। जो भी अपडेट, अमेंडमेंट, जो भी चीजें परिवर्तित हुई है, सब आपको यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। ये मान लो ये बुक बोलने वाली है, ठीक है। तो माह से तात्पर्य क्या है? कैलेंडर वर्ष की एक इकाई। तो एक कैलेंडर वर्ष में परिभाषा के नियम 7(20) के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में कितनी इकाइयां होगी? एक कैलेंडर वर्ष में कितनी इकाइयां होगी? 12 इकाइयां होगी। एक कैलेंडर वर्ष में कितनी इकाइयां होगी दोस्तों? तो एक कैलेंडर वर्ष में 12 इकाइयां होगी। तो माह से तात्पर्य कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से है। माह से तात्पर्य क्या है? कैलेंडर वर्ष की एक इकाई से तात्पर्य है। नियम नंबर 18 स्थानीय निधि, जो संविधान के अनुच्छेद 268(2) का भाग है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, पूरी लाइन को याद रखने की आवश्यकता कहां है? पूरी लाइन को याद करेंगे, रटेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। स्थानीय निधि 7(18) और 268(2) में, 7(19) में मंत्रालयिक कर्मचारी, ठीक है, परिशिष्ट 12 में, खत्म कहानी। 7(20) में माह की बात की गई है, कैलेंडर वर्ष में माह से जो चीजें जुड़ी है वहां पर यह बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 7(21) हमें क्या कहता है? दिनांक 1/1/1995 को विलोपित हो गया, सेवा समाप्त, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 7(22) स्थायी कर्मचारी, फिक्स्ड स्थायी कर्मचारी, आप भी तो स्थायी कर्मचारी, राजस्थान सरकार में स्थायी कर्मचारी बनने की ही तो आप तैयारी कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आप संविदा पे थोड़ी ना काम करेंगे, आप चाह रहे हैं कि हम स्थायी कर्मचारी बन जाएं सरकार के। तो धारा नियम नंबर 7 का सब सेक्शन 22 क्या कहता है? इससे तात्पर्य है कि RSR में अपने पद पर स्थायी अधिकार रखने वाला कर्मचारी, उसे कोई हटा नहीं कर सकता। हाँ भैया, पार्ट 2 पूरा ही करवाएंगे। कितनी बार कह दिया, पूरा करवाऊंगा, पूरा यूट्यूब पर पूरा करवाऊंगा, ठीक है। स्थायी कर्मचारी, इससे तात्पर्य है कि RSR में अपने पद पर स्थायी जो अधिकार रखता है। आप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए, जहां पर भी आपकी पोस्टिंग है, और आप कहेंगे कि भैया मेरी बात सुनो। क्या सुने? कि भैया हम तो यहाँ के स्थायी कर्मचारी हैं। जूनियर अकाउंटेंट कौन है साहब? यहाँ पे फलाना आदमी जूनियर अकाउंटेंट है, ठीक है। कविता, हेमराज, हेमलता, NM, क्लियर है। चलिए, स्थानापन्न, ट्रांसफर हुआ, स्थानापन्न, इससे तात्पर्य उन कर्मचारियों से है जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी दे दी जाती है। समझो मेरी बात। मान लीजिए किसी तहसील में अकाउंटेंट नहीं है, तहसीलदार साहब है। कौन है? तहसीलदार साहब है। तो तहसीलदार साहब को भाई साहब TRA का भी दिया गया कि यार अकाउंट्स का कुछ थोड़ा बहुत काम है, वो भी आप ही देख लेना, ठीक है। अकाउंट्स का थोड़ा बहुत काम है, ये भी आप ही देखेंगे। TRA की जिम्मेदारी, TRA पद का जो भी काम होगा उसकी जिम्मेदारी हमने तहसीलदार साहब को सौंप दी है। स्थानापन्न क्या होगा? स्थानापन्न होगा। क्या होगा? स्थानापन्न। स्थानापन्न का संबंध किससे है?
स्थानापन्न का संबंध है। नियम 7 के इस उपधारा 23 हमें क्या बताती है? स्थानापन्न के बारे में बताती है। वापस आइए, दिमाग में कुछ चीजें चल रही तो वापस आइए। नियम नंबर 7.15 में कहता है अवकाश। नियम 7.15 हमें क्या कहता है? अवकाश की बात कहता है। अवकाश का मतलब आपके अकाउंट में जितनी छुट्टियां बची हुई है, अगर वहां से आप छुट्टियां लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? अवकाश कहलाएगा। उसके बाद 7.16 कहता है कि अवकाश का वेतन कैसे दिया जाएगा? आप जिस प्रकार की छुट्टी ले रहे हैं उस प्रकार का आपको वेतन दिया जाएगा। सीएल वगैरह लेते हैं, मान लो आप अर्ध वेतन लेते हैं तो आपको आधा वेतन, स्थानापन्न, ठीक है। 7.17 में कहता है पदाधिकार, यानी कि स्थायी रूप से उसका पदाधिकार होता है। आप जा रहे हैं, जिस जगह आपकी ज्वाइनिंग हुई है उस ज्वाइनिंग लेटर को ले जाकर आप उस निश्चित स्थान पर जाकर अपने उपस्थिति रजिस्टर में साइन कर देते हैं। उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाती है, उसी दिन से उस पद पर आपका पदाधिकार मान लिया जाता है। 7.17 हमें यह सिखाती है, ठीक है। तो 15 सिखाती है हमें अवकाश, 16 सिखाती है हमें उसका वेतन कैसे दिया जाएगा, 17 सिखाता है हमें पदाधिकार, ठीक है। वापस आओ, 7.18 हमें क्या सिखाता है? स्थानीय निधि। स्थानीय निधि कहां पर है, कैसे है? तो आपको याद रखना है 268(2) में क्या है दोस्तों? स्थानीय निधि की बात की गई है संविधान में, और यहां पर नियम है 7.18। वैदेशिक सेवा का संबंध स्थानीय निधि से हम चीजों को रिलेट कर सकते हैं। अगली बात बताती है 7.19 की मंत्रालयिक कर्मचारी क्या होता है? जो लिपिक श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, लिपिक श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें मंत्रालयिक कर्मचारी कहा जाता है, जिनकी बात परिशिष्ट 12 में की गई है। जिनकी बात किसमें की गई है दोस्तों? परिशिष्ट 12 में जिसकी बात की गई है, याद रखिएगा, परिशिष्ट 12 में जिसकी बात की गई है। यह चीज आपको अच्छे से जोड़ लेनी है, सतोल लेनी है। उसके बाद आता है नियम 7.20, यानी कि माह की बात कहां की गई है? किसी भी कैलेंडर वर्ष की एक इकाई, माह से तात्पर्य क्या है? किसी भी कैलेंडर वर्ष की एक इकाई। तो यानी कि हम एक कैलेंडर वर्ष की बात करें जिसमें कितनी इकाइयां हो गई? उसमें 12 इकाइयां हो गई। किसके रूप में हो गई? माह के रूप में हो गई। किसके रूप में हो गई? माह के रूप में हो जाती है, ठीक है। तो देखिए 15 किसकी बात कर रहा है? 15 अवकाश की बात कर रहा है। 16 किसकी बात कर रहा है? अवकाश के वेतन की बात कर रहा है। 17 किसकी बात कर रहा है? 17 पदाधिकार की बात कर रहा है। 18 किसकी बात कर रहा है? 18 आपके स्थानीय निधि की बात करता है। 19 किसकी बात कर रहा है? मंत्रालयिक कर्मचारी की बात करता है। और 20 किसकी बात करता है? माह की बात करता है। किसकी बात करता है? माह की बात करता है। चलिए एक क्वेश्चन है, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए। एक क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। मिलान करो भाई। 1 2 3 4, इधर है ए बी सी और डी। 7.15, 7.17, 7.18, 7.19, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है? चीजों को मिलान करना है, ठीक है। हाँ, मंत्रालयिक कर्मचारी, स्थानीय निधि, स्थानीय निधि, अवकाश और पदाधिकार। जल्दी से जवाब दो, क्या जवाब होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा। फटाफट बताओ इसका क्या जवाब होगा, जल्दी से टिकाओ आंसर। हाँ भाई, हाँ भाई, योगिता, हेमराज, अनीता, बिल्कुल शानदार। कोई जीवन में कोई चीज टफ नहीं है। आरएस की प्रिपरेशन करते हैं लोग कहते हैं टफ है, आईएएस की प्रिपरेशन कहते हैं लोग टफ है, पर लोग बनते तो हैं। क्या वो आईएएस नहीं बना भारत में कभी कोई, या कभी कोई आरएस नहीं बना? इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको अपने पेपर में देखने को मिल सकता है। जल्दी से बताइए इसका क्या जवाब होगा, अपना दिमाग लगाइए और फटाक से जवाब दीजिए। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। हाँ, सिलेबस की बात करें, सिलेबस की भी चर्चा कर लेंगे, इतना हापादापी ना करें, सिलेबस की भी बात करेंगे। जब पहली क्लास प्रारंभ की थी, सिलेबस में देखिए आपके जो पार्ट बी है उसमें अकाउंट्स पूछी जाएगी,
उसके बाद बीओ पूछी जाएगी, ऑडिट पूछी जाएगी, इको पूछी जाएगी, राजस्थान सेवा नियम पूछे जाएंगे, राजस्थान लेखा नियम पूछे जाएंगे। ठीक है, 25-25 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट से पूछे जाएंगे। जवाब यहां पर आ चुका है, एक जवाब आया है 3 1 4 3, मैं मिला के देखता हूं। ठीक है, 7-15 किसकी बात करता है? अवकाश की बात करता है। 7-17 किसकी बात करता है? पदाधिकार की बात करता है। 7-18 स्थानीय निधि की बात करता है और 7-19 मंत्रालय कर्मचारी की बात करता है। किसकी बात करता है? मंत्रालय कर्मचारी की। तो देखो आंसर क्या हो गया, सी, सी के बाद डी, सी डी, डी के बाद बी और बी के बाद ए। सी डी बी ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, सी डी बी ए। हाँ हाँ बिल्कुल दिनेश, पूरा अपडेटेड डाटा है, जितना भी चेंज हुआ है वो सब कर ली जाएगी। ऑथेंटिक बुक्स अभी मेरे पास नहीं पहुंची है, मैंने कह दिया है ऑथेंटिक बुक्स मैंने मंगवा ली है सचिवालय से, और वहां से हम चीजों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सी डी बी ए क्रिएट है, डन, वेरी गुड भाई, हेमलता, दिनेश, सुरभि, हर्षा, बिल्कुल सी डी बी ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो याद रखिएगा सी डी बी ए। ठीक है, 7-15 में अवकाश, 7-16 में अवकाश का वेतन, 7-17 में पदाधिकार हो गया, 7-18 में स्थानीय निधि हो गई, 7-19 में मंत्रालय कर्मचारी हो गया, 7-20 में आपका माह हो गया, मंथ वाली बात हो गई है। ठीक है, तो कहां तक देख लिया? 7-20 में माह हो गया। चलो, इसके माध्यम से आपने सारी चीजें रिवाइज कर ली है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 7-21 से हमें कोई मतलब नहीं है। 7-22 स्थायी कर्मचारी, जो अपने पद पर स्थायी अस्तित्व रखता है उसे स्थायी कर्मचारी कहा गया। 7-23 में स्थानापन्न, यानी कि आपको एक अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया है, यानी कि आपको कर्मचारियों से हैं जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है, उसका संबंध स्थानापन्न से है, जो हमारे नियम नंबर 7-23 की बात करता है, और 7-22 से हमें स्थायी कर्मचारी की चर्चा की जाती है। डन, चलिए, नियम नंबर 7-24, 7-24 वेतन की बात चली है। वेतन से तात्पर्य आरएसआर में किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली मासिक राशि। अरे भैया, जब आपका समय पूरा हो जाएगा, हर्ष, सॉरी, ठीक है हर्ष, ओके डन। ठीक है, देखिए, वेतन से तात्पर्य आरएसआर में किसी सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली मासिक राशि से है। किससे है? मिलने वाली मासिक राशि से है। आपको एक महीना होते ही 1 तारीख 2 तारीख को जब आपके फोन में मैसेज बजेगा और वो मैसेज होगा कि आपके खाते में इतनी राशि क्रेडिट हो गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में, ठीक है, तो वो किससे है? वह है आपके सरकारी कर्मचारी की मासिक राशि। मासिक राशि बोले तो यहां पर संबंध है वेतन 7-24। ठीक है, पो 12-25 हो गए, तो पो 12-25 मतलब मजा आ गया, तो आप इसको याद रखो, पो 12-25 नहीं, पो 12-24 हो गए। कितने हो गए? पो 12-24 हो गए, आपके खाते में सैलरी आ गई है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो पो 12-24 हो गए भैया, वेतन मिल गया। पो 12-25 नहीं, पो 12-25 भी हो गए। क्या हो गया? पो 12-25 पेंशन। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात मिलने वाली मासिक राशि जो सरकार भुगतान करे वह पेंशन कहलाती है। ठीक है, क्रेडिट बाय राजस्थान गवर्नमेंट। तो भैया आपके पो 12-25 भी हो गए, पो 12-24 भी हो गए। पहले पो 12-24 हुए, वेतन मिला, फिर रिटायर्ड हो गए, पो 12-25 हो गए, पेंशन मिल गई। ठीक है, 2 चीज तो दिमाग में बैठ गई। कमेंट करो 24 और 25 में क्या है? 24 और 25 में क्या है? चलिए, 24 में वेतन है, 25 में पेंशन है, और एक है स्थायी पद। फिर रिवाइज करवाऊंगा चीजें, वापस यहीं की यहीं याद करा के भेजूंगा आप लोगों को। ऐसे पद जिनकी कोई समय सीमा आरएसआर में निर्धारित नहीं होती वह स्थायी पद कहलाता है। क्या? किसी व्यक्ति को, जैसे कि मान लो कोई पद है, मैं हूं, मुझे इस पद पर बैठा दिया, ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है, जब तक सरकार को काम है मेरे से काम करवाएगी और सरकार को लगा कि अब काम नहीं है, सरकार मुझे हटा देगी। इट इज ए स्थायी पद जिसके बारे में आरएसआर में किसी प्रकार की कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। क्या? कोई जानकारी हमें यहां पर नहीं मिली है, वही क्या कहलाता है? स्थायी पद कहलाता है। ठीक है, चलिए, हाँ देखो,
7-15, 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 7-20, 7-21, 7-22, ठीक है, 7-23, 7-24 और 7-25 और 7-26। क्लियर है? फालतू की मगजमारी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, हमें फालतू में दिमाग लगाना ही नहीं है, किसी भी कीमत पर दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो भैया, हाँ 7-15 से ही आ जाओ, ठीक है। हाँ, अवकाश, अवकाश का वेतन, क्या अवकाश और अवकाश के वेतन की बात यहां पर की गई है, अवकाश और अवकाश के वेतन की बात यहां पर की गई है, ठीक है। हाँ, पदाधिकार, स्थानीय निधि, वैदेशिक सेवा, मंत्रालयिक कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, माह 7-21 विलोपित, कब? 1995 में, 1995 में इसे हटा दिया गया है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वापस एक बार रिवाइज कर लो। 7-15 में अवकाश, अब देखो इनको ऐसे चीजों को ऐसे जोड़ो, अरे भैया इसमें सुविधा है क्या? सुविधा 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 है। 7-15 और 7-16 को दोनों को एक जगह ऐड कर लो, अवकाश और अवकाश का वेतन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को याद कर लिया, 15 और 16 दो, अरे 15 और 16 दोनों एक साथ हैं, ठीक है। चलिए, हाँ स्थायी कर्मचारी, स्थानापन्न, पोबारा 24 हो गए, फिर पोबारा 25 हो गए। कहां तक पढ़ा हमने? यहीं तक पढ़ने की कोशिश करी, पोबारा 25 हो गए। अच्छा, 26 भी पढ़ लिया, स्थायी पद जिसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। अब मैंने भी आपके साथ ही पढ़ने की कोशिश की है, आपके साथ साथ। वापस देखो, जिस प्रकार का आपका अकाउंट होगा उस प्रकार से आपको अवकाश लेना पड़ेगा उस अकाउंट से, जिस प्रकार का अवकाश लेंगे उस प्रकार का आपको वेतन दे दिया जाएगा। पदाधिकार का मतलब ये है कि आपने जाकर जिस दिन ज्वाइन कर लिया, रजिस्टर में साइन कर लिया है, वो आपका पदाधिकार, उस दिन से उस पद पर पदाधिकार हो जाएगा। स्थानीय निधि 268(2) में, किसमें? 268(2) में बताई गई है स्थानीय निधि, वैदेशिक सेवा। मंत्रालयिक कर्मचारी, जो लिपिक श्रेणी के कर्मचारी है उन्हें मंत्रालयिक कर्मचारी कहा गया है। इसे विलोप, महा यानी एक कैलेंडर वर्ष में एक इकाई से संबंधित है महा, तो 12 महीनों में, मतलब कैलेंडर वर्ष में 12 इकाई, इसे विलोपित कर दिया। स्थायी कर्मचारी, ठीक है, जो फिक्स्ड है, राजस्थान सरकार द्वारा जो स्थायी कर्मचारी है, फिक्स्ड कर्मचारी है, उसकी बात यहां पर की गई है। स्थानापन्न, आपको एक कार्य के साथ दूसरे कार्य का भी कार्यभार आपको दे दिया गया है, तो उसे कहा गया स्थानापन्न। वेतन की अगर बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा या सरकार द्वारा आपको अपने पद के प्रति वेतन दिया गया है, पोबारा 24 वेतन मिला। रिटायर्ड के बाद पेंशन मिली, पोबारा 25 हो गए। और स्थायी पद की बात यहां पर की गई है, यानी कि ऐसा पद जिसके बारे में आरएसआर के बारे में कोई नियम नहीं है, कब कैसे लगाएंगे, कैसे हटाएंगे, कब तक रखेंगे, कब तक नहीं रखेंगे, वो सारी बातें यहां पर की गई है, ठीक है भाई। हर्ष, हेमलता, दिनेश, क्या नाम है भैया ये? नीमी वर्मा, ठीक है, नमस्कार। तो ये वाला मामला सिनेरियो बिल्कुल सेट हो गया आपका, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़िए, नियम नंबर 7-27 हमें क्या कहता है, देखो, व्यक्तिगत वेतन। ये क्या होता है भाई? यदि किसी कारणवश किसी सरकारी कर्मचारी के वेतन श्रृंखला में कोई कटौती होती है तथा एक निश्चित सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए, उसे व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात? नियम को दोबारा पढ़ें, वापस समझ में आएगा। व्यक्तिगत वेतन, मान लो किसी कारणवश यदि किसी सरकारी कर्मचारी का वेतन 20,000 रुपए आता है, उसमें कटौती होकर इस बार इसको 18,000 ही मिले, 2,000 की कटौती हो गई, ठीक है। कर्मचारी के वेतन में किसी कारण से श्रृंखला में कोई कटौती हो जाती है, एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए,
उस कटौती का लाभ एक निश्चित सीमा तक दिया जाए। मान लो आपके यहां पर किसी कारणवश 2-2 हजार रुपए कट गए, बाद में एक निश्चित सीमा तक 6 महीने तक आपके 2 हजार रुपए कटे, तो सरकार फिर आपको 22-22 हजार रुपए डाल रही है। कितने रुपए डाल रही है? 22-22 हजार रुपए डाल रही है। 2 हजार का पुनर्भरण पोषण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वापस उस चीजों को रेगुलेट किया जा रहा है। तो कोई कटौती हुई एक निश्चित समय सीमा तक अगर उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए तो वह व्यक्तिगत वेतन कहलाता है। धारा 7-27 हमें यह कहती है, नियम नंबर 7-27 हमें यह बात बताता है। क्लियर है? तो किसी कारणवश किसी सरकारी कर्मचारी की वेतन श्रृंखला में अगर कोई कटौती है तो पुनः एक निश्चित समय सीमा तक उस कटौती का लाभ पुनः दिया जाए, उसे व्यक्तिगत वेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत वेतन कहा जाता है। 7-28 उपार्जित अवकाश। सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर अर्जित किए गए अवकाश उपार्जित अवकाश की श्रेणी में आते हैं। नियम नंबर 91 के तहत उपार्जित अवकाश क्या कह रहा है? सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर। ठीक है, मान लीजिए आपको महीने के 2 उपार्जित अवकाश मिलते हैं। राम राम, महीने के कितने उपार्जित अवकाश मिलते हैं? महीने के 2 उपार्जित अवकाश मिलते हैं। आपने 12, ये कभी लैप्स नहीं होंगे ये मान लो, तो 12 महीने में कितने उपार्जित अवकाश हो गए? 24 उपार्जित अवकाश हो गए। तो सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर, सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर मिलने वाला अवकाश क्या कहलाता है? वह उपार्जित अवकाश कहलाता है। नियम नंबर 7-28 हमें यह बात कहता है। क्या कहता है? राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कि सेवा में आपने जितना समय बिताया है उस सेवा में आपको जिस प्रकार का अवकाश मिला, तो सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर मिलने वाला अवकाश उपार्जित अवकाश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उपार्जित अवकाश कहलाता है। वेरी गुड। लाइक शेयर करें भाई, चैनल को फटाफट वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ओके। तो वो क्या कहलाया? वह उपार्जित अवकाश कहलाया। ठीक है, चलिए नियम नंबर 7-29 क्या कहता है? पद का परिकल्पित वेतन। ये क्या होता है गुरुजी? पद का परिकल्पित वेतन। पद के परिकल्पित वेतन की बात करें, ऐसा वेतन सदैव उसी अवस्था में देय होगा जब कर्मचारी को अपने पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंपा जाए, यानी कि स्थानापन्न। यानी कि बात चली है स्थानापन्न। आपने सुना होगा ना, स्थानापन्न हमें क्या कह रहा है? ठीक है, स्थानापन्न। सर जी पॉलिसी की लाइव क्लास क्या टाइम? पॉलिसी बोले तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो स्थानापन्न यानी कि पद के अलावा किसी अतिरिक्त पद का अधिकार सौंपा जाए तो उसे पद का परिकल्पित वेतन कहते हैं। वो जो बंदा है, ठीक है, जो याद रखा, परिकल्पित वेतन यानी कि स्थानापन्न वाला मैंने आपको बताया था। स्थानापन्न का मतलब क्या है? किसी कर्मचारी को एक अन्य पद का भी पदभार दे दिया जाए, काम दे दिया जाए। तो उस बंदे ने 2-2 व्यक्तियों का क्या किया है? 2 पदों पर वह व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसे काम भी, उसे नियम, पॉलिटी की क्लास होती है सुबह 9 बजे। ठीक है, तो याद रखना पद का परिकल्पित वेतन। वापस मैं आपको दिखाना चाहूंगा नियम नंबर 7-23 कहां गया? नियम नंबर 7-23 ये रहा नियम नंबर 7-23 परिकल्पित वेतन। यहां से आप चीजों को सही समझ सकते हैं। परिकल्पित वेतन, ठीक है। देखिए, इसके तात्पर्य कि उन कर्मचारियों से हैं जिन्हें अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी दी जाए। अपने पद के साथ साथ अतिरिक्त पद की जिम्मेदारी दी जाए। ठीक है, जलधारी क्लासें भी चलेंगी, भी वैकेंसी पाइपलाइन में है, वैकेंसी आएगी एक बार। तो याद रखिए पद का परिकल्पित वेतन और स्थानापन्न यानी 7 नियम नंबर 7 का सब नियम 23, 7-23 और 7-29 दोनों अपने आप में क्या है? थोड़े संबंधित हैं, अपने आप में एक दूसरे को रिलेट करते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां पर एक साथ अगर 2 पद का काम दिया जाए, ऐसा वेतन देने या ना देने का अधिकार सदैव वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होता है। इसको स्टार लगा लें। 2 पद पर काम कर रहा है, उसको उसका वेतन दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये कौन डिसाइडेड करेगा? सीधी सी बात है, वित्त विभाग डिसाइडेड करेगा। क्योंकि भैया पैसा कौन देगा? पैसा वित्त विभाग देगा। क्लियर है? तो 7-29 यहां तक मैंने समझा दिया था। हाँ,
727 व्यक्तिगत वेतन, ठीक है, कटौती होती है तो उसका संबंध व्यक्तिगत वेतन से है। उपार्जित अवकाश, सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर आपको उपार्जित अवकाश मिल जाएगा। और 729 कहता है पद का परिकल्पित वेतन, ठीक है, एक साथ आपको 2 पद दे दिए गए हैं, 2 पदों पर आप काम कर रहे हैं तो आपको उसके लिए परिकल्पित वेतन दिया जाएगा, जिसका अधिकार वित्त विभाग की अनुशंसा के आधार पर होगा। 730 परिवीक्षा दिन, अरे भैया 2006 कर ले लाला। दिनांक 20 जनवरी 2006 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होती है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन देय होता है, परिवीक्षा दिन, ठीक है। हाँ, कौन सा परिवीक्षा दिन कर्मचारी, राजस्थान सरकार द्वारा ऐसे किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं होती है। परिवीक्षा दिन पद नहीं होता, परीक्षा कालीन होता है, ठीक है। परीक्षा कालीन, आप ट्रेनिंग में है 2 साल, परीक्षा कालीन है, आप परीक्षा पर हैं। परिवीक्षाधीन किसी ऐसा कोई पद नहीं है। ऐसे कर्मचारी को नियत वेतन दे होता है, उसे फिक्स्ड मानदेय दे होता है, जिसे आप संविदा वाला मामला भी रख सकते हैं, ठीक है। उसकी ज्वाइनिंग केवल 11 महीने तक ही करवाई जाती है, 11 महीने के बाद उसे वापस हटाया जाता है, ठीक है। हाँ, तो जो ये प्रोबेशन परीक्षाधीन प्रोबेशन पीरियड होता है, परीक्षाधीन काल होता है वो, ठीक है। यहाँ परीक्षाधीन पद की बात चल रही है तो परीक्षाधीन के नाम से ऐसा कोई नहीं है। ये देखो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, ये देखो पद, देखो दोनों में समझने की कोशिश करिएगा। 730 पद की बात कर रहा है और 30A समय की बात कर रहा है, काल की बात कर रहा है, ठीक है, काल की बात कर रहा है। वापस देखिए, वही 20 जनवरी 2006 के बाद स्थायी पद पर 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति होती है, उसे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी कहा जाता है। तो 730 और 730A दोनों में संबंध है, जिस प्रकार संबंध है आपके 723 और 729 में, 723 और 729 में जिस प्रकार आपका संबंध है, तो याद रखिएगा परिवीक्षाधीन आपसे दे दिया जाए कि परिवीक्षाधीन पद, तो आप ऐसे मत कर देना 2 वर्ष, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर ऐसा कोई मामला नहीं है। दिनांक आपसे पूछ ले, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की दिनांक पूछ ले तो 20/1/2006 से इसे लागू किया गया है कि आप 2 साल के लिए स्थायी पद पर से पहले 2 वर्ष तक के लिए आप अस्थायी रूप से नियुक्त होते हैं, 2 वर्ष के लिए। पशु परिचारक भर्ती भी जल्द आने वाली है, अभी कुछ समय लग रहा है, क्योंकि अभी जो जिस प्रकार अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपनी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है तो उसमें अभी तक उन्होंने जलधारी की वैकेंसी के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है। क्लियर है, जलधारी की वैकेंसी के लिए उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। हाँ, संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें और बेहतरीन तरीके से आप चीजों को यहां पर जोड़ सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 731 और 732 विशेष वेतन। आप कहेंगे गुरुजी हमें भी दिलवा देना, हम भी ऐसी नौकरी लगे, जय श्री श्याम, हम भी नौकरी लगे तो हमें भी एक विशेष वेतन मिले। अरे पहले समझ तो लो विशेष वेतन है क्या। यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करे, उसे वित्त विभाग की सलाह पर विशेष वेतन देय होता है। क्या होता है, विशेष वेतन देय होता है। समझिए, मान लीजिए आप जूनियर अकाउंटेंट हैं, या मान लीजिए आप TR रहे हैं तहसील में, आपने ऐसा काम किया, सभी पटवारियों को सबको मैनेज किया, और जो रेवेन्यू है ना वो नहीं निकल रहा था, उस रेवेन्यू को आपने कलेक्ट करवाया, ज्यादा से ज्यादा आपने रेवेन्यू क्या करवाया, कलेक्ट करवाया। तो आपने एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की कहीं के लिए, उसके लिए इसको ऐसे समझ लें, इसको ऐसे समझ लें, आप सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, स्पोर्ट्स में आप गोल्ड मेडल जीतते हैं, ठीक है, तो वित्त विभाग की सलाह पर उसे विशेष वेतन दे होगा कि भैया इसने सरकार का डिपार्टमेंट का नाम बनाया है, तो वह क्या कहलाता है, विशेष वेतन कहलाता है। यानी जो इनक्रेडिबल कार्य आप करेंगे उसके लिए आपको विशेष वेतन दिया जाएगा। वो किसमें दिया जाएगा, नियम नंबर 7 की सब सेक्शन जो सब नियम है 31 में, 7 की उपधारा उपनियम 31 में आपको विशेष वेतन दिया जाएगा।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए कोई विशेष उपलब्धि अर्जित करता है तो उसे वित्त विभाग की परमिशन के द्वारा उसे क्या होगा, वेतन दे होगा। क्लियर है, डन। उच्च सेवा क्या होती है? आरएसआर में चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा उच्च सेवा कहलाती है। समस्त सेवा क्या कहलाती है? उच्च सेवा कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है यहां पर, आरएसआर नियम 732 में उच्च सेवा से तात्पर्य है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, प्रथम श्रेणी कर्मचारी, दूसरा द्वितीय श्रेणी कर्मचारी, तीसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी, से ऊपर से ऊपर से ऊपर, और चौथा ऑप्शन होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ऊपर। ठीक है, अब देखो ऑप्शन तो अब दे रहा हूं, ऑप्शन 2 3 4, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन केवल 4 और ऑप्शन 4 केवल 2। यहां से आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ पूरे नियम करवाएंगे भैया बिश्नोई जी, पूरे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग देख लो आप। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको क्या चीजें बयां कर रही है, इसको भी ध्यान से देखने की कोशिश करें। आरएसआर नियम 732 में उच्च सेवा से तात्पर्य क्या है? बताइए क्या जवाब होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा? अरे कमेंट करो, जिंदा हो ना, ऊपर तो नहीं पहुंच गए कहीं, आलस कर रहे हुए हैं? जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? समझ में नहीं आया कुछ है? तो इसका सही जवाब होगा जो अभी अभी आप पढ़कर आए हैं, केवल 4। 732 में उच्च सेवा से तात्पर्य है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से ऊपर जितने भी कर्मचारी हैं वो सब उच्च सेवा में समझे जाते हैं। वह सब किस में समझे जाते हैं? वह सब के सब उच्च सेवा में समझे जाते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, आरएसआर में चतुर्थ श्रेणी सेवा को छोड़कर समस्त सेवा उच्च सेवा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर जो सभी सेवा है वह उच्च सेवा है। हाँ, क्लियर है? चलिए, निर्वाह अनुदान, निर्वाह अनुदान 733 क्या कहती है? निर्वाह अनुदान कर्मचारी के निलंबित होने पर सरकार द्वारा कर्मचारी को दे मासिक अनुदान निर्वाह अनुदान कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 2 3 4, हाँ ठीक है, निर्वाह अनुदान कहलाता है। निर्वाह अनुदान समझो, आपको निलंबित कर दिया गया है, पद से हटाया नहीं है, निलंबित किया है। आपको कहां जाना पड़ेगा? हेड ऑफिस जाकर आपको साइन करने पड़ेंगे डेली। तो जब तक आपका निलंबन दूर नहीं हो जाता है, जब तक आपका निलंबन दूर नहीं हो जाता है, आपको आधा वेतन दिया जाएगा, और जो ये आधा वेतन होगा वही आपका निर्वाह अनुदान होगा। आप निलंबन पर हैं, ठीक है, पद से आपको स्थायी तौर पर हटाया नहीं गया है, ठीक है, आपकी सेवा समाप्त नहीं की गई है, तो आप सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम तो नहीं कर रहे हैं, पर आपका दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं उनका निर्वहन करने के लिए आपको आधा वेतन दिया जाएगा। तो वह क्या कहलाता है? वह आपका निर्वाह अनुदान कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है? वह आपका निर्वाह अनुदान कहलाता है। क्लियर है? आप भगवान करे आप कभी निलंबित ना हो, आप बहुत बेहतरीन काम करें। नियम नंबर 734, मूल वेतन। कर्मचारी की वेतन श्रृंखला में ग्रेड पे के जुड़ने के बाद उसके मूल वेतन का निर्धारण होता है। ग्रेड पे में जुड़ने से मतलब
हाँ नहीं, एपीओ चीज अलग है, अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, वहां तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी, ठीक है, वहां पर आपको पूरी सैलरी मिलेगी एपीओ में। लोग कहते हैं ना इसको एपीओ कर दिया, वो शब्द अलग है, आप उसकी दिशा में, एपीओ में आपको पूरा पैसा मिलेगा, आपको इस पद से हटा दिया गया है, आपको दूसरा पद नहीं दिया गया, आप निलंबन पर नहीं है एपीओ में। अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर, आप पोस्टिंग ऑर्डर के इंतजार में हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई मातापूरी नहीं चल रही है, ठीक है। आप मान लीजिए टीआरए के पद पर बैठे, वहां कोई मामला हो गया, कोई विधायक से कोई बहस वहस हो गई, आपको एपीओ कर दिया, तूने वैसा विधायक के सामने बदतमीजी से क्यों बात करी, आपको एपीओ कर दिया, निलंबित नहीं किया, आपको एपीओ करके हेड ऑफिस भेज दिया, आपको पूरी सैलरी मिल रही है, आप हेड ऑफिस में बढ़िया बैठे हैं, बढ़िया एसी कूलर की ठंडी हवा खाएं, जिस दिन आपको जहां जाकर ज्वाइन करने का ऑर्डर मिल जाए वहां ज्वाइन कर लेना, वहां पर पूरा वेतन मिलेगा। आपको निलंबित कर दिया गया है, आपके ऊपर जांच चल रही है, क्या चल रही है, आपके ऊपर जांच चल रही है, जांच जब तक पूरी नहीं होती, जांच की रिपोर्ट नहीं आती, जब तक आपको निर्वाह वेतन दिया जाएगा। मूल वेतन की यहां पर बात है ग्रेड पे से, कितनी ग्रेड पे के कर्मचारी हो उस ग्रेड पे को, भाई मान लो आप जो जिस भी ग्रेड पे के कर्मचारी हो, ग्रेड पे निश्चित होने के बाद आपका मूल वेतन तैयार कर लिया जाता है, आपका मूल वेतन तैयार कर लिया जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कैसा लगा सेशन? पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, इसे आप अभी ज्वाइन कर लें। हाँ ठीक है, यहां से आपको पीडीएफ मिलने वाली है यहाँ पर, तो बिल्कुल हाँ ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल शानदार जानदार जबरदस्त तरीके से चीजों को जोड़िए। कल फिर मुलाकात करेंगे 11 बजे हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार में। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती सीईटी से ही होगी, सीईटी से ही होगी। हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी सीईटी से ही होगी। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो के बाद में कमेंट जरूर करिए। आपका कोई क्वेश्चन हो अब तक जहां पर हमने पढ़ा है, कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए निकलता हूं, चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैप्टर्स के हिसाब से नियम दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से नियम हमें पढ़ने हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ, कर्तव्य पे माना जाएगा, कर्तव्य पे तो है, जब तक उसके प्रति कोई जांच कंप्लीट नहीं हुई, उसे दोषी करार नहीं दिया गया है, तब तक वो कर्तव्य पर माना जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।